सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड मेन पिलर के बारे में, ताल के बारे में। और सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ताल का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इट इज द रिदमिक ग्रुपिंग ऑफ बीट्स। म्यूजिक के अंदर ये जो बीट्स होती हैं, इन बीट्स की रिदमिक ग्रुपिंग को ही क्या बुलाया जाता है? ताल बुलाया जाता है। और ये जो बीट्स की रिदमिक ग्रुपिंग होती है, इसकी साइकिल रेंज करती है फ्रॉम 3 बीट्स टू 108 बीट्स। मतलब एक कंपोजिशन के अंदर ये जो बीट्स हैं, इनकी जो रिदमिक ग्रुपिंग है वो 3 बीट से लेके 108 बीट्स तक की हो सकती है। तो रेंज करती है फ्रॉम 3 बीट्स टू 108 बीट्स। अच्छा, ये जो ताल होती है, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है म्यूजिकल टाइम। ये जो बीट्स होती हैं ये रैंडम नहीं होती हैं। इन बीट्स के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन होता है, एक पर्टिकुलर लय होती है। ये जो म्यूजिकल टाइम होता है, इसको डिवाइड किया जाता है इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। और ये जो टेम्पो ऑफ ताल है, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को लय बुलाया जाता है। ये जो बीट्स होती हैं ये रैंडम नहीं होती हैं, इनके बीच में एक टाइम स्पेन होता है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है, एक टेम्पो होता है। उस टेम्पो ऑफ ताल को क्या बुलाया जाता है? लय बुलाया जाता है। और ये जो लय होती है, इट कीप्स द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम स्पेन। अच्छा, ये जो लय होती है, ये जो टेम्पो होता है, या ये जो टाइम मेजरमेंट होता है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में अलग होता है और कार्नेटिक म्यूजिक में अलग होता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर बात करें तो बहुत से म्यूजिशियंस का ये कहना है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में लगभग 100 से ज्यादा ताल हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें तो ओनली 30 ताल्स आर नोन टिल नाउ। अभी तक हमें सिर्फ 30 ताल्स की जानकारी है, और इन 30 ताल्स में से भी सिर्फ 10 या 12 को एक्चुअली यूज किया जाता है। जो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ताल है उसका नाम क्या है? 3 ताल। और 3 ताल के अंदर टोटल कितने बीट्स हैं? 16 बीट्स हैं। अगर बात करें कार्नेटिक म्यूजिक की, तो कार्नेटिक म्यूजिक का जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के कंपैरिजन में ज्यादा रिजिड है। कार्नेटिक म्यूजिक में जो ताल होती है, उस ताल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है लघु, दूसरा होता है ध्रुतम, और तीसरा होता है अनुध्रुतम। ताल के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक लघु, दूसरा ध्रुतम, और तीसरा अनुध्रुतम। कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर 35 ओरिजिनल ताल्स हैं। कितने ओरिजिनल ताल्स हैं? 35 ओरिजिनल ताल्स हैं। और हर एक ताल के 5 घाटीज हैं। हर एक ताल के 5 घाटीज हैं, विच मीन्स कि कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर टोटल ताल्स कितने हैं? 175 ताल्स हैं। और जो सबसे प्रोमिनेंट ताल है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है आदि ताल। बेहद सिंपल सी बात है। इसमें से 3-4 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। एक तो ताल का मतलब क्या होता है, और ये तो दिमाग में क्या रखना है आपको ऑलरेडी पता है, इट इज द रिदमिक ग्रुपिंग ऑफ बीट्स। दूसरा, टेम्पो ऑफ ताल को क्या बुलाया जाता है? लय बुलाया जाता है। तीसरा, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर सिर्फ 30 ताल की हमें जानकारी है, और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाले ताल है उसका नाम क्या है? 3 ताल। और कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर टोटल 175 ताल्स हैं, और जो सबसे प्रोमिनेंट ताल है उसका नाम क्या है? आदि ताल। बेहद सिंपल सी बात है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, इंडियन म्यूजिक के जो 3 मेन पिलर्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली। अब बात आती है थाट के बारे में। और थाट का मतलब क्या होता है? इट इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये जो राग्स होते हैं, इन राग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? थाट कहा जाता है। या फिर और सिंपल लैंग्वेज बोलें तो ये जो राग होते हैं, दे बिलोंग टू द जेनर ऑफ थाट। थाट का ही एक जेनर होते हैं राग्स। हिंदुस्तानी म्यूजिक में टोटल कितने थाट हैं? 10 थाट हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर टोटल 10 थाट हैं। अच्छा, ये जो थाट होता है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कि एक तो ये जो थाट होता है
ये आरोह में ही गाया जाता है। आरोह और अवरोह क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ा था। आरोह का मतलब क्या है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही गाया जाता है। जो आगे आने वाला नोट होता है वो प्रोसीडिंग नोट के कंपैरिजन में हायर होता है। तो ये जो थाट होता है इसको सिर्फ आरोह में ही गाया जाता है। दूसरा, एक थाट के अंदर 7 नोट्स होने ही होने चाहिए। अ थाट शुड हैव 7 नोट्स। ये जो थाट होता है इसका कोई भी इमोशनल कोशेंट नहीं होता है, इसकी कोई भी इमोशनल क्वालिटी नहीं होती है। ये जो थाट होता है इसको एज सच गाया भी नहीं जाता है, तो इसमें मेलोडी भी देखने को नहीं मिलती है। और जो राग थाट से प्रोड्यूस किया जाता है, जो राग थाट से प्रोड्यूस किया जाता है उसको गाया जाता है, थाट को नहीं गाया जाता है। थाट से जो राग प्रोड्यूस किया जाता है उसको गाया जाता है। तो थाट क्या होता है, एक तो इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ राग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। और थाट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक तो इसको आरोह में ही गाया जाता है, इसमें 7 नोट्स होने ही होने चाहिए। थाट में कोई इमोशनल क्वालिटी नहीं होती है, थाट को एज सच नहीं गाया जाता है, तो इसमें कोई मेलोडी भी नहीं होती है। हाँ, थाट को यूज करके जो राग प्रोड्यूस किया जाता है उसको गाया जाता है। बेहद सिंपल सी बात है। फिर बात आती है अदर कंपोनेंट्स ऑफ राग के बारे में। देखो, राग क्या होता है, राग से रिलेटेड बातचीत क्या है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशन में पढ़ लिया है। अगर आपको याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो पहले देखना कि राग का मतलब क्या होता है। ये तो कुछ और कंपोनेंट्स हैं राग के। देखो, पहला तो क्या है, जब राग को गाने की शुरुआत की जाती है तो एक स्लो टेम्पो में धीरे धीरे राग को पकड़ा जाता है। ये जो स्लो टेम्पो में राग को पकड़ा जाता है या उठाया जाता है इसको क्या बुलाया जाता है, इसको अलाप बुलाया जाता है। आपने सुना होगा जो म्यूजिकल ग्रेड्स होते हैं वो अलाप लेते हैं गाना शुरू करने से पहले। ये जो राग का बिगिनिंग होती है, इस बिगिनिंग में ये जो स्लो टेम्पो देखने को मिलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको अलाप बोलते हैं। और ये जो अलाप होता है इसको यूजुअली आकार में गाया जाता है, इसमें यूजुअली आ की साउंड निकाली जाती है, कोई शब्द नहीं बोले जाते हैं। तो राग के शुरुआत में जो स्लो टेम्पो देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अलाप बोलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक कंपोजिशन किया जाता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक कंपोजिशन किया जाता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहला पार्ट होता है कंपोजिशन का उसे बुलाया जाता है मुखड़ा, और जो दूसरा पार्ट होता है कंपोजिशन का उसे बुलाया जाता है अंतरा। मुखड़ा और अंतरा ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिक कंपोजिशन होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, जो पहला पार्ट होता है कंपोजिशन का उसको बुलाया जाता है मुखड़ा, और जो दूसरा पार्ट होता है कंपोजिशन का उसको बुलाया जाता है अंतरा। अच्छा, एक तो अलाप हो गया, दूसरा मुखड़ा अंतरा क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। तीसरा, जो बेसिक नोट्स होते हैं कंपोजिशन के उनमें जो फास्ट टेम्पो देखने को मिलता है उसको क्या बुलाते हैं, उसको तान बुलाते हैं। जो फास्ट टेम्पो, जो जल्दी जल्दी स्पीड के साथ में गाया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको तान बुलाया जाता है। तो इस तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीड, और इस स्पीड में लय होना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विद इन अ तान, तान के अंदर अगर कोई छोटा तान है, 3-4 नोट वाला तान है, तो उसको क्या बुलाते हैं, उसको मुर्खी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, मुर्खी बुलाते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी म्यूजिक की नॉलेज है तो आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, मुर्खी के बारे में। फास्ट टेम्पो, जो एकदम तेज तेज स्पीड में गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तान बोलते हैं। और तान के अंदर जो शॉर्ट तान होता है, जो 3-4 नोट का तान होता है उसको क्या बुलाते हैं, उसको मुर्खी बुलाते हैं। और फिर एक टर्म और है, अलंकार। अलंकार इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। आपने देखा होगा जो म्यूजिकल ग्रेड्स होते हैं वो गाने के बीच में सारे गामा पा रे गामा पा सा सा रे गागा मामा पापा ऐसे करके कुछ कॉम्बिनेशंस बनाते हैं नोट्स के। ये जो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं ये सिर्फ म्यूजिकल पीस को थोड़ा और सजाने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स होते हैं इनको क्या बुलाया जाता है, इनको अलंकार बुलाया जाता है। तो राग के अदर कंपोनेंट्स में 2-3 टर्म्स दे रखे हैं। आलाप का मतलब क्या है, स्लो टेम्पो। राग के शुरुआत में जो स्लो टेम्पो के साथ में गाया जाता है उसको आलाप बोलते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो म्यूजिक कंपोजिशन होता है
उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? एक मुखड़ा और दूसरा अंतरा। जो फास्ट टेम्पो होता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको तान बुलाया जाता है। तान के अंदर ही जो शॉर्ट तान होता है, जो 3-4 नोट का तान होता है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे मूर्खी बुलाया जाता है। और अलंकार का मतलब क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। अच्छा, हमने बात की थाट के बारे में और हमने बात की राग के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हालांकि डिफरेंस आपको ऑलरेडी समझ में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुक में दे रखा है तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो, ओरिजिन की अगर बात करें तो थाट के अंदर जो स्केल प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोड्यूस किया जाता है 12 स्वरों के साथ में, 12 नोट्स के साथ में। थाट के अंदर जो स्केल प्रोड्यूस किया जाता है वो प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम 12 स्वर या फ्रॉम 12 नोट्स। और राग की अगर बात करें तो राग खुद थाट्स के जेनर को ही बिलोंग करता है। राग जो है वो कुछ अलग से नहीं है, वो थाट के जेनर को ही बिलोंग करता है। नंबर ऑफ नोट्स की अगर बात करें तो थाट के अंदर 7 नोट्स होने ही होनी चाहिए, अभी हमने बात की है। राग के अंदर कम से कम 5 नोट्स होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है, लेकिन कम से कम 5 नोट्स होने ही होने चाहिए। हमने 5 बेसिक नोट्स के बारे में बात की थी जो कि एक राग के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 बेसिक नोट्स होते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टाइप्स ऑफ नोट्स की अगर बात करें तो ये जो थाट है इसमें सिर्फ आरोह देखने को मिलता है। ये जो थाट है इसमें सिर्फ आरोह देखने को मिलता है, अभी हमने बात की है। लेकिन राग के अंदर आरोह और अवरोह दोनों टाइप के नोट्स देखने को मिलते हैं। थाट में मेलोडी देखने को मिलती नहीं है, बिकॉज थाट को एज सच गाया नहीं जाता है। लेकिन राग जो है वो मेलोडियस होता है, उसको गाया जाता है। थाट के इंपॉर्टेंट नोट्स की अगर बात करें तो थाट को गाया ही नहीं जाता है, तो इसमें वादी, सामवादी नाम के जो नोट्स होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन राग के अंदर 5 नोट्स कम से कम देखने को मिलते हैं, जिनमें वादी भी होते हैं, जिनमें सामवादी भी होते हैं। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। नेमिंग की अगर बात करें तो ये जो थाट होते हैं इनको नाम दिया जाता है आफ्टर पॉपुलर राग्स। जो पॉपुलर राग्स हैं उनके नाम पे थाट का नाम दिया गया है। और जो राग होते हैं उनको नाम दिया जाता है आफ्टर द इमोशन दे इवोक। कोई पर्टिकुलर राग किस इमोशन को जगाता है, उस इमोशन के पीछे इस राग का नाम दिया जाता है। जैसे राग भैरवी है, राग के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि थाट जो है उसके स्केल को प्रोड्यूस करने के लिए 12 स्वर यूज किए जाते हैं, और जो राग है वो खुद थाट के जेनर को ही बिलोंग करता है। एक थाट में कम से कम 7 नोट्स होनी होनी चाहिए, एक राग में कम से कम 5 नोट्स होनी होनी चाहिए। एक थाट को सिर्फ आरोह नोट में गाया जा सकता है, और एक राग को आरोह और अवरोह नोट दोनों में कंपोज किया जा सकता है। थाट को एज सच गाया नहीं जाता, तो मेलोडी देखने को नहीं मिलती है। राग जो है वो मेलोडियस होता है। थाट में वादी और सामवादी नाम के जो नोट्स हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। राग में वादी भी देखने को मिलता है और सामवादी भी देखने को मिलता है। थाट को नाम दिया जाता है आफ्टर द पॉपुलर राग्स, और राग को नाम दिया जाता है आफ्टर द इमोशन दे इवोक। बेहद सिंपल सी बात है। अच्छा, किताब में एक छोटे से डब्बे में बात की गई है समय के बारे में। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि ये जो राग होते हैं इनको गाने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर सीजन होता है, बहुत डिटेल में देखा था। यहाँ पे छोटे से डब्बे में बात की गई है समय के बारे में, कि ये जो पर्टिकुलर राग होता है, कोई भी पर्टिकुलर राग होता है, उसको परफॉर्म करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर एक दिन की बात करें, अगर 24 आवर्स की बात करें, तो ये जो टाइम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक होता है पूर्व भाग और दूसरा होता है उत्तर भाग। पूर्व भाग का मतलब क्या है? ऐसे राग जो कि 12 बजे से लेके 12 AM से लेके 12 PM तक गाए जाते हैं। ऐसे राग जो कि 12 AM से लेके 12 PM तक गाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं इस पूर्व भाग की कैटेगरी में। और दूसरे उत्तर भाग, ऐसे राग जो कि 12 PM से लेके 12 AM के बीच में गाए जाते हैं, उनको रखा जाता है उत्तर भाग की कैटेगरी में। हालांकि पिछले वाले सेशन में अगर आप देखोगे तो हमने इन डिटेल बात की है कि कौन सा राग ऐसा है जो कि डॉन में गाया जाता है, कौन सा राग ऐसा है जो कि मिडनाइट में गाया जाता है, कौन सा राग ऐसा है जो कि इवनिंग में गाया जाता है। वो क्लासिफिकेशन अलग है। लेकिन अगर पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो एक होते हैं पूर्व भाग और दूसरे होते हैं उत्तर भाग। पूर्व भाग में वो राग आते हैं जिनको 12 AM से लेके 12 PM के बीच में गाया जाता है,
और उत्तर भाग में वो वाले राग आते हैं जिनको 12 PM से लेके 12 AM तक गाया जाता है। अच्छा, ये इंडियन म्यूजिक के जो मेन पिलर्स हैं, स्वर है, राग है, ताल है और फिर इसके अलावा जो थाट है, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया, बातचीत कर ली। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक की शुरुआत कर देते हैं, क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। देखो, जब इंडियन म्यूजिक की बात की जाती है तो इंडियन म्यूजिक के अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक देखने को मिलता है। क्लासिकल म्यूजिक में हिंदुस्तानी स्टाइल देखने को मिलता है और कार्नेटिक स्टाइल देखने को मिलता है। क्लासिकल म्यूजिक के अलावा फोक म्यूजिक देखने को मिलता है। फोक म्यूजिक के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर इसके अलावा क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिलता है, और ये जो फ्यूजन है इसमें सुगम संगीत देखने को मिलता है, रविंद्र संगीत देखने को मिलता है, हवेली संगीत देखने को मिलता है, गान संगीत देखने को मिलता है। और फिर इंडियन म्यूजिक में मॉडर्न म्यूजिक देखने को मिलता है। मॉडर्न म्यूजिक में रॉक म्यूजिक देखने को मिलता है, ट्रांस म्यूजिक देखने को मिलता है, पॉप म्यूजिक देखने को मिलता है, जैज म्यूजिक देखने को मिलता है, ब्लू म्यूजिक देखने को मिलता है और स्यूडोडेलिक म्यूजिक देखने को मिलता है। ये जो इंडियन म्यूजिक है इसका अगर मोटा मोटा क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें एक क्लासिकल म्यूजिक होता है, दूसरा फोक म्यूजिक होता है, तीसरा क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिलता है और चौथा मॉडर्न म्यूजिक देखने को मिलता है। जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी स्टाइल और कार्नेटिक स्टाइल और फोक म्यूजिक। इस सब के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है इंडियन म्यूजिक का, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, बिकॉज अगले सेशन में हम सीधे बात करना शुरू करेंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।